स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको बिना इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, यानी कि ब्याज के बिना आपको लोन मिल रहा है, तो आपको सुन के बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे दूसरी तरफ कहूं कि आपको एक ऐसा बैंक चलाना है जहां पे आपको लोन देना है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो आप कहोगे कैसे, हाउ? इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। स्टडी IQ IAS ने कंसिस्टेंटली बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और मेंटर किया है। तो स्टडी IQ के कोर्सेज जो हैं वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आई रिपीट, दे आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द IAS एस्पिरेंट्स। तो जितने स्टूडेंट्स 2024 की IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हमारे पास क्यूरेटेड कोर्सेज हैं जो कि फुली फंक्शनल और डिजाइन्ड हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उसमें जितने भी गैप्स ऑफलाइन कोचिंग्स में और अलग अलग क्लासेस में आते हैं वो सारे के सारे प्लग यानी कि खत्म करे गए हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब यह है कि हम 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग, जो कि पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का और पूरा सिलेबस मेंस का कवर करेगी, उसी के साथ साथ हम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस करेंगे। उसी के साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की करेंगे। और प्रिपरेशन के साथ भी, प्रिपरेशन के बाद भी आप लोगों के साथ एक गाइड या मेंटर जुड़ा रहेगा जो आपकी प्रिपरेशन को सही दिशा दिखाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जो कि अभी डिस्काउंटेड है। वो अफोर्डेबल कॉस्ट है ओनली 18,999 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में आपको कोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो। सो माय कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव जो है वो मेरा कोड है। इस कोड के जरिए आप इन कोर्सेज पे अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं and you can get these courses for 18,999 rupees. The code is Sanghi Live. तो जो PDF स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर हमें आपकी क्लासेस की PDF चाहिए, तो मैं आपको ये भी बता दूं, जिन जिन PDF से मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप लोग देखते हैं जो बोर्ड पे चल रही है, ये काफी रिसर्च के बाद बनाई जाती है। ये सारी की सारी PDFs आप लोगों तक लेकर आते हैं हम लोग मेरे टेलीग्राम हैंडल के थ्रू। तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। मेरा टेले ID है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। आयुष सांघीज IAS अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जितनी PDFs हैं वो सारी की सारी वहां से डाउनलोडेबल है। PDFs के साथ साथ बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे डेली MCQs का इनिशिएटिव, हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस को, और आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ये उनके हैंडल्स हैं, आयुष सांघी और आयुष सांघी सेम हैंडल है, सेम नाम से मैं हर जगह आपको मिल जाऊंगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप वहां पे कई सारी इंफॉर्मेटिव रील्स और उन रील्स के साथ साथ डेली MCQs और उनके करेक्ट आंसर्स भी देख सकते हैं। तो हम सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे प्रेजेंट हैं, सो प्लीज हमसे जुड़िए। ये जो है रिस्पेक्टिव हैंडल्स हैं जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो अब आते हैं और समझते हैं पूरे के पूरे मुद्दे को कि ये है क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, ध्यान से सुनिए। बात हो रही है इस्लामिक बैंकिंग की, और इसकी बात अभी क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है कि उनको इस बैंकिंग को अप्लाई करना है या अडॉप्ट करना है बाय द ईयर 2027। सो एज यू कैन सी दैट इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम, इसे इंटरेस्ट फ्री क्यों कहा जाता है, क्यों बार बार कहा जाता है, इसका बहुत डिटेल में मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम अंडर द इस्लामिक लॉ बाय 2027, ऐसा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। ऐसा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने किस बेसिस पे कहा? ऐसी क्या खास बात है? ये इंटरेस्ट फ्री क्यों है? इट कम्स अंडर द टर्म कॉल्ड एज इस्लामिक बैंकिंग। ये किसके तहत आता है? इस्लामिक बैंकिंग के तहत आता है। तो यहां पे बहुत जरूरी है कि हम समझें कि शरीयत कोर्ट क्या होता है। व्हाट इज अ शरीयत कोर्ट? उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का यह डिसीजन आया है
तो यहीं पे कुछ पार्टीज ने, कुछ लोगों ने वहां के कोर्ट में, पाकिस्तानी कोर्ट में पिटिशन डाली हुई थी कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको विड्रॉ करने की बात करी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, they have withdrawn the appeal as it earlier filed in the Supreme Court against the Federal Shariat Court's order। तो फेडरल शरीयत कोर्ट क्या होता है? फेडरल शरीयत कोर्ट वो कोर्ट है, आप ध्यान रखें, फेडरल शरीयत कोर्ट इज दैट कोर्ट विच बेसिकली सीज कि आपके जितने कानून फॉलो हो रहे हैं, क्या वो शरीयत के साथ भी कंप्लाई करते हैं, क्या उसके साथ भी पैरेलल चलते हैं, कि शरीयत का कानून ये कहता है, आपका कानून ये कहता है, क्या ये दोनों सिंक में हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो क्या कहता है? द कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980, इस्लामाबाद में ये कोर्ट है, ऑफ द प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद जियाउल हक, जो कि क्या देखते हैं, वेदर द लॉज ऑफ द कंट्री कंप्लाई विद शरीयत लॉ, ये चीज देखी जाती है। तो इसी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, इसको ध्यान रखें, वी हैव डिसाइडेड दैट एवरी लोन विच एक्सट्रैक्ट्स एनी एडिशनल अमाउंट। अब आप पूछोगे लोन का अमाउंट है, भाई अगर मैंने लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है, उस पर एडिशनल अमाउंट क्या होगा? उस पर एडिशनल अमाउंट तो इंटरेस्ट ही होगा ना, दैट विल बी इंटरेस्ट which extracts any additional amount upon the principal from the debtor is riba। so interest को riba कहा जाता है, वो riba लेना जो है हराम है। hence any transaction that contains riba even at a slightest level falls within the category of riba, thus prohibited। ये रिबा की कैटेगरी में आता है और ये शरीयत के तहत प्रोहिबिटेड है। इस वजह से इस कोर्ट का डिसीजन आया था कि रिबा यानी कि इंटरेस्ट हटा देना चाहिए। उस डिसीजन के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट में केस करा था, लेकिन अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का डिसीजन आ गया तो उन्होंने वो चीज विड्रॉ कर ली है, उसको विड्रॉ करने का डिसीजन लिया गया है। तो अब आपको जो है डिटेल में समझाया जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है क्या, व्हाट इज इट। अब यहां पे बड़ा कॉमन सवाल उठता है जो आप सभी के मन में आ रहा होगा, मेरे मन में भी आया, और वो ये है कि भाई बैंक पैसा कमाएगा कैसे? हम बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक इंटरेस्ट लेता है मुझसे, बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी के बेसिस पे तो कमाता है। अब बैंक अगर मुझसे इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो कमाएगा कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे समझें, इट्स अ ह्यूजली इंटरेस्टिंग फैक्टर। और आप कोई भी ये बोलेगा कि आप कमाओगे कैसे, हाउ वुड यू अर्न? सो इफ यू टॉक अबाउट इस्लामिक लॉ, इट प्रोहिबिट्स द चार्जिंग एंड पेइंग ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज हराम इन इस्लाम। इस्लाम में ब्याज हराम है। तो उसमें एक और लेवल पे बढ़ के आप बोलते हो कि अगर मैं तुमको लोन दे रहा हूं, मैं बैंक हूं और मैं आपको लोन दे रहा हूं, तो उस लोन के बदले आप मुझे अपने बिजनेस में इक्विटी दोगे, यानी कि आप मुझे अपने बिजनेस की ओनरशिप दोगे। उस ओनरशिप के साथ साथ आपके धंधे में जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, उसका मुझे हिस्सा दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे चलता है ये बैंक, मतलब बिजनेस को लोन दिया है, लेकिन उस लोन के की अवज में आपने एक तो उसकी ओनरशिप ले ली, उसके साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग लेगी। सो इट ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग विच प्रमोट्स प्रॉफिट शेयरिंग। ये प्रॉफिट शेयरिंग पे चलता है। तो आजकल की दुनिया में जहां पे हम इतने त्रस्त हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं कि भाई इंटरेस्ट इतना ज्यादा है या इंटरेस्ट के बेसिस पे चीजें चल रही हैं और बैंक्स के भी इतने डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, वहां पे इस्लामिक बैंकिंग फ्लरिश कर रहा है। एटलीस्ट इट इज नोन कि वो फ्लरिश कर रहा है। इट इज फ्लरिशिंग इवन विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट, बिना ब्याज चार्ज करे वो फ्लरिश कर रहा है। बड़े कमाल की बात है नहीं? तो इंटरेस्टिंग दैट शरिया बैंकिंग इज वर्किंग विदाउट इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये चीज हो रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो बहुत साल पहले मिडिल ईस्ट के जो बिजनेसमैन थे वो यूरोपियंस के साथ ट्रेड करते थे। तो यूरोपियंस ने जब अपनी बैंकों की ब्रांचेस मिडिल ईस्ट में स्टैब्लिश करना शुरू करी, तो वहां पे लोगों को लोन देना शुरू करा। दे स्टार्टेड गिविंग आउट लोन्स एंड बिकॉज दे वर इन द मिडिल ईस्ट जहां पे इस्लामिक बैंकिंग फॉलो होती थी, तो वहां पे उन्होंने उसी के मुताबिक लोन देना शुरू करा। एंड इवन दे स्टार्टेड फ्लरिशिंग। यूरोपियन बैंक्स इन मिडिल ईस्ट, उन्हें भी पैसा कमाना शुरू करा। कैसे? क्योंकि वो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे चलते थे। दे यूज्ड टू वर्क ऑन प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, सो इट वाज अ ह्यूजली सक्सेसफुल मॉडल। तो इस्लामिक बैंकिंग की हिस्ट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आता है, और वो इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल जो है वो आता है
इस पर्टिकुलर बैंक को लेकर जो कि इजिप्ट में एस्टैब्लिश किया गया था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इजिप्ट। द नेम इज मित घमर सेविंग्स बैंक, जो कि पहला इस्लामिक बैंकिंग का एग्जाम्पल है। So when Myth Ghamar loaned money to businesses, it did so based on a profit sharing model. And supposedly this entire model was successful. ये जो था एक कामयाब मॉडल था, लेकिन इसको बंद करना पड़ा due to some political factors, but still at least it showed its success. इसने अपनी कामयाबी कहीं ना कहीं दिखाई, ये चीज चली। उसी के साथ साथ मिथ घमर प्रोजेक्ट वाज क्लोज्ड इन 1967, जैसा मैंने आपको बताया, तो इस वजह से ये जो है कामयाब मॉडल रहा। तो इस्लामिक बैंकिंग के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूलों के बारे में जानते हैं जो कि शरीयत ने आइडेंटिफाई करे हैं। ये क्या है, ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। एक चीज जो आप लोग समझ चुके हैं वो ये है कि इंटरेस्ट, रिबा हराम है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है? रिसीट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, बिजनेस इज बेस्ड ऑन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब अगर आपने बैंक ने लोन दिया और आपके बिजनेस में हिस्सेदारी यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग पे काम किया है, तो बिजनेस का लॉस हुआ तो आपका भी नुकसान है, आपका भी पैसा डूब गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने लोन, बिजनेस भाई हमेशा थोड़ी सक्सेस रेट 100% थोड़ी होता है, लॉस भी हो सकता है, तो आपका भी पैसा डूबता है, आप भी बिजनेस के साथ साथ डूबते हो। सर्टेन इंडस्ट्रीज सच एज एडल्ट एंटरटेनमेंट, ये ऐसी इंडस्ट्रीज को जो कि अनएथिकल है, शरीयत के मुताबिक अनएथिकल है, उनको लोन नहीं देते। अल्कोहल इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री डिसअलाउड बाय शरिया, सो गैम्बलिंग इंडस्ट्री, एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन चीजों के लिए लोन्स नहीं दिए जाते बिकॉज दे बिलीव इन एथिकल बैंकिंग। इसी के साथ साथ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी ये बेचते हैं, जैसे कि अभी आपको नाम पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं इनके, कमाल की बात है, ये भी चीजें हैं। सो इस्लामिक बॉन्ड्स यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी बेचते हैं। दे आर allowed to issue these also. So trading debt is not allowed, which is why banks not deal in traditional bonds, they deal in Islamic bonds. क्योंकि आप बॉन्ड मतलब होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट मतलब फिर होता है उधार, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो, इंटरेस्ट तो लेते नहीं, तो इस्लामिक बॉन्ड जो है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पे चलता है, ना कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स आर एनकरेज्ड टू स्प्रेड, द ऑब्जेक्टिव इज, ये कॉन्सिक्वेंस है, द ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। कोशिश ये है कि अगर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे तो आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हो, और यदि आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हो, बहुत सारे लोग आप तक आ सकते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट देने की चिंता नहीं होगी, तो दैट वुड रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो बिल्कुल सही थॉट है। ये थॉट, इसमें थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आप चल सकते हो। अब सवाल ये उठता है, ये कितना सस्टेनेबल है? हाउ सस्टेनेबल इज दिस? तो इसके आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट्स की मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग नामों से यहाँ पे दिए हैं। देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, तो फाइनेंसिंग में मुदरबा, मुरबाहा, कॉस्ट प्लस है, जॉइंट वेंचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है, इस्लामिक इंश्योरेंस, लीजिंग के लिए कुछ दिया जा रहा है, बॉन्ड इशू करे, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे बैंक हमें देते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो हमारे बैंक हमें देते हैं, वही सारे बैंक्स ये भी देते हैं जो इस्लामिक बैंक्स फॉलो करते हैं। सो दे फॉलो इस्लामिक बैंकिंग एंड दे ऑफर ऑल द बैंकिंग प्रोडक्ट्स, एंड दीज हैव मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। यदि आप इस टाइप के बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड खरीद सकते हो, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस्लामिक बैंकिंग जो कंट्रीज अलाउ करती हैं इसे, और अब पाकिस्तान भी अलाउ करेगी। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें इस्लामिक बैंकिंग से जुड़ी हुई है, व्हाट ऑल थिंग्स आर अटैच्ड विद इस्लामिक बैंकिंग। तो क्या इस्लामिक बैंकिंग में सब कुछ सही है? इज एवरीथिंग रियली गुड? लेट्स क्रिटिकली एनालाइज द सेक्टर। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जानते हैं। तो पॉजिटिव्स तो आपने कहीं देखे, उसमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मैंने आपको बताया वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी इट इज ट्रांसपेरेंसी एंड बैंकिंग फॉर ऑल, कि आप सबको इंक्लूड करना चाह रहे हो, सबके साथ बैंकिंग करना चाह रहे हो, जो कि बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। सो यू आर ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीवन, व्हिच इज अ फाइनेंशियली इंक्लूसिव टारगेट। और इसी के साथ साथ आप कोशिश करते हो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखो। आप गलत चीजों के लिए, या एटलीस्ट शरीयत में जो चीजें गलत मानी गई हैं, उनके लिए आप लोन नहीं देते। तो इस वजह से इट इज एथिकल एंड इट हैज मॉरल डायमेंशंस। अलोंग विद इट,
क्योंकि ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये जस्ट है, ये फेयर है, ईमानदारी से विजडम के साथ जो है ये काम किया जा रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि एथिकल है तो स्पेकुलेशन नहीं होता है। तो बेसिक चीजें हैं, बिकॉज दे आर अग्रीइंग टू वन लॉ, तो ये एथिकल एंड मॉरल है, ट्रांसपेरेंट है, बैंकिंग फॉर ऑल है, एंड ऑब्वियसली जस्टिस इज अ कॉन्सिक्वेंस। बट क्या सब कुछ पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव भी है? इज देयर एनीथिंग नेगेटिव टू? यस, देयर आर थिंग्स व्हिच आर क्रिटिसाइज्ड अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो होता है कि बिजनेसमैन को अपना शेयर, अपना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है। सो जो पहला क्रिटिसिज्म है दैट इज डाइल्यूशन। आई रिपीट, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है अपना शेयर कम करना। तो कैसे काम हुआ? व्हाट हैज हैपेंड? आइए देखें, लेट्स हैव अ लुक। सो बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया, बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया। इस लोन की एवज में क्या लिया? इससे इक्विटी, इक्विटी यानी कि शेयर, शेयर चार्ज किया और प्रॉफिट्स में हिस्सा लिया। यू हैव चार्ज फॉर प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें ले ली आपने। अब पॉइंट ये है, इस कंपनी से आपने क्योंकि ये चीजें ले ली तो इसकी इक्विटी या हिस्सेदारी डाइल्यूट हो गई। क्या पता ये ना करना चाहता हो, बट इसे जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इस वजह से हो सकता है ये लोन ना ले, ये बैंक के पास ना जाए, बिकॉज इट लीड्स टू डाइल्यूशन। आपके, क्योंकि देखिए ओनरशिप के साथ, अगर आप ओनरशिप किसी और को देते हैं तो इसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स भी जाती हैं। भाई डिसीजन एक बिजनेस को लेके, कंपनी बिजनेस है, इसको लेके डिसीजन कौन लेता है? ओनर ही लेता है ना। तो आपने तो ओनरशिप यहां भी दी है अपनी थोड़ी सी, तो फिर ये भी डिसीजंस लेंगे। सो यू हैव टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कंपनी द डाइल्यूटिंग द कंट्रोल पावर्स ऑफ द प्रमोटर्स, इनिशियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये चीज हो रही है और इस वजह से ये जो काम हो रहा है, इट इज लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो एक ये चीज है, प्लस बिजनेसेस आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग क्रेडिट, ये भी एक रीजन है। जरूरी नहीं है बिजनेस लोन देना, या जरूरी नहीं है बिजनेस अपना पोर्शन डाइल्यूट करना चाहते ही हो। सो ओनर्स आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जाहिर सी बात है, मुझे आपको शेयर देना है, मैं क्यों अपना शेयर दूं? डिसीजन मेकिंग भी दूं, शेयर भी दूं। So and therefore they prefer credit funding through credit and investment provided by commercial banks and other financial institutions. तो ये फिर बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या कमर्शियल बैंक्स में, जिसको हम कन्वेंशनल बैंकिंग बोलते हैं, उस तरफ लोग शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है बिजनेसमैन अपने शेयर को डाइल्यूट ना करना चाहते हो। तो ये एक बड़ा मेजर रीजन है या क्रिटिसिज्म है इस्लामिक बैंकिंग का। उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म है, जो इस पर्पस को ही डिफीट करता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कह रहे हैं, वो ये है कि बैंक्स भी सबको लोन नहीं देता। बैंक्स जो हैं, जो इस्लामिक बैंकिंग के तहत बनाए गए हैं या फॉलो करते हैं, वो सबको लोन नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेसेस को लोन देंगे। पहली बात तो बिजनेस को लोन देंगे, और सिर्फ उन बिजनेसेस को लोन देंगे जो कि क्या दे सके वापसी में? प्रॉफिट दे सके, इक्विटी की वैल्यू जिसकी बढ़े, शेयर प्राइस बढ़े। तो भैया फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हुआ? सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? That Islamic bank is they don't provide business loan for all kinds of businesses. सिर्फ और सिर्फ 40%, मतलब बहुत ही कम, 30-40%, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, न्यूज आर्टिकल था, उतना ही लोन देते हैं। अगर 100 एक गरीब आदमी आपसे लोन मांगने आए, उसके पास तो कोई बिजनेस नहीं है, तो आप उसे लोन नहीं दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे, क्योंकि उसके पास कुछ देने को ही नहीं है। So they prohibit funding for unethical ventures, all this, and also prohibits any form of gambling. Most of these businesses which are considered as unethical or un-Islamic are legitimate business under state laws. तो इन सब बिजनेसेस के लिए आप लोन देते नहीं। अगर कोई करना चाहता हो तो वो कर ही नहीं सकता। भाई टोबैको आप कंज्यूम तो कर रहे हो अगर, बट उसके बिजनेस के लिए आप लोन नहीं दे रहे हो, तो ये कहां से जस्टिफाइड है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पर्पस है वो डिफीट कर दिया है। तो ये एक बहुत मेजर क्रिटिसिज्म का पॉइंट है इस्लामिक बैंकिंग के लिए। A major thing why Islamic banking is criticized. So now we would look at Islamic banking from the Indian point of view, कि भारत को लेके इस्लामिक बैंकिंग के क्या व्यूज हैं। क्या आपको पता है कि इसके बारे में भारत में चर्चा पहले हो चुकी है, और किसने करी है? None other than राजन भाई। राजन भाई ने क्या डिस्कशन करा, देख सकते हैं आप। क्या बोला इन्होंने? That 2008 कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जब वो इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने बोला नीड फॉर अ क्लोजर लुक एट द इशू ऑफ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इन द कंट्री। ये देश में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्यों होनी चाहिए, उसका रीजन उन्होंने दिया। और रीजन क्या था?
द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, यानी कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग अवेलेबल नहीं है, रिजल्ट्स इन सम इंडियंस, कुछ तबका है भारतीयों का, इंक्लूडिंग दोज इन द ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, जो कि या तो लोन एक्सेस नहीं कर सकते या जो प्रिंसिपली लोन लेना नहीं चाहते क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगता है, not being able to access banking products and services due to reasons of faith. Reasons of faith means religious reasons. उसकी वजह से वो लोन नहीं लेते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट के साथ लोन लेना पड़ता है, ब्याज के साथ लेना पड़ता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स अवेलेबल नहीं है. सो ये चीज, ये उनका थॉट था, डॉक्टर राजन का थॉट था, जिसके बेसिस पे उन्होंने बोला इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग कुड बी कंसिडर्ड. आई रिपीट, इट कुड बी कंसिडर्ड. इस पे चर्चा जो है भारत में हो चुकी है. तो आरबीआई इन 2016, जो राजन भाई ने बोला था, 2016 में आरबीआई हैड सजेस्टेड दैट गिवन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, कॉम्प्लेक्स है, कैसे आप पूरे बैंकिंग सिस्टम को चेंज करोगे, एंड वेरियस रेगुलेटरी चैलेंजेस, इस्लामिक बैंकिंग कुड बी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द ओपनिंग ऑफ एन इस्लामिक विंडो इन कन्वेंशनल बैंक्स. तो दो कन्वेंशनल बैंक्स का मतलब हुआ नॉर्मल कमर्शियल बैंक. बैंक जाइए, गिरवी रखवाइए, पैसा उठाइए, वापस आ जाइए, हर साल या हर महीने ईएमआई दीजिए ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ. ये तो हो गया कन्वेंशनल बैंकिंग. इसके साथ साथ दूसरी कौन सी है? इस्लामिक बैंकिंग. तो कन्वेंशनल बैंक में एक विंडो, एक खिड़की, एक काउंटर जो है आप इस्लामिक बैंकिंग का खोल दीजिए. तो जिनको उसमें विश्वास है, उस फेथ में विश्वास है या उसके तहत लोन लेना चाहते हैं, वो वहां से लोन लें. जो उस बैंकिंग को उसमें अपने प्रॉफिट शेयरिंग या ओनरशिप या जो भी आप दोगे उसके तहत लोन दो. ये आरबीआई ने 2016 में बोला. लेकिन उसी के अगले साल 2017 में आरबीआई ने क्या बोला? सेज इक्वल एक्सेस अवेलेबल टू ऑल. इट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन इंडिया. अब ये रिजेक्ट करने के पीछे बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जो कि आरबीआई ने दिया, तर्क दिया, और वो तर्क की बात ये है, आप देख सकते हैं आपके पीछे, दैट देयर आर अदर व्हीकल्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. और वो क्या है? जनधन योजना. बात तो एक ही है, जनधन योजना. ना के बराबर इंटरेस्ट रेट लिया जाता है और जनधन योजना में बैंक अकाउंट खोला जाता है. लिमिटेड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट, लिमिटेड लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री. So the second argument met out is that enabling Islamic banking would require changing laws. आप पूरे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग कंपनीज एक्ट और ये जितने लॉज हैं जो बैंक्स को रेगुलेट करते हैं वो चेंज करने पड़ेंगे. चेंजिंग आरबीआई रेगुलेशंस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. तो क्योंकि ये रीजंस थे, इस वजह से उन्होंने ये बोला कि ऑब्जेक्टिव तो हमारा नॉर्मली भी अचीव हो रहा है, और लॉज क्यों चेंज करें जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है. तो व्हाई डू वी नीड इस्लामिक बैंकिंग. तो आरबीआई ने एक कदम पीछे ले लिया. It stepped back. This is what happens. तो इस्लामिक बैंकिंग को अगर देखा जाए तो इसका भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या कोई ब्राइट साइड है? Is there a bright side of having Islamic banking in India? बताइए, सोचिए, क्या कोई ब्राइट साइड है? क्या इस्लामिक बैंकिंग की कोई पॉजिटिविटी है भारत में? जी हां, बिल्कुल है. इस्लामिक बैंकिंग एक अलग अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा अपने फेथ के लोगों को, रिलीजियस रीजंस की वजह से और जेनेरिक रीजंस की वजह से. इस्लामिक बैंकिंग एक नीश मार्केट को फेवर करेगा. नीश मार्केट का मतलब वो मार्केट या वो लोग जो कि नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में या नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? वो इन्वेस्ट करेंगे इस्लामिक बैंकिंग विंडो के तहत बैंकिंग प्रोवाइड करे जाने वाले उसमें. देखिए, इट वुड प्रोवाइड अ नीश विंडो. तो नीश विंडो क्या है? एक नीश विंडो जो है प्रोवाइड करी जाएगी, टेलर मेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम. तो इनके लिए क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए ये इन्वेस्ट करवा रहे. यू आर लुकिंग एट दैट मार्केट. सो ये मार्केट जो है, ये नीश बोला जा रहा है. कितना बड़ा है अभी हमें पता नहीं, क्योंकि ये हमने वाटर्स टेस्ट ही नहीं करे. तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है. तो fewer Muslims in India operate a bank account compared to other religions. 7.4% of the Muslim community's share of banks deposited and loans is lower than the national average. ये कम है. तो शायद इस्लामिक बैंकिंग के इंट्रोड्यूस होने से ये परसेंटेज बढ़ जाए. दिस माइट हैपन. तो एक बहुत मेजर रीजन है. उसी के साथ साथ दूसरा रीजन है फाइनेंशियल चॉइसेस जो कि जनरली भी अवेलेबल होगी लोगों को. तो दैट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज बेस्ड ऑन choice, that you are offered a choice. तो जितने मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए थे अभी, बॉन्ड्स और इंश्योरेंस और ये सारी चीजें, वो भी प्रोवाइड करी जाएंगी. दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव. मोर द मेरियर. जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा. और सबसे बड़ी बात यहां पे, गल्फ कंट्रीज का जो है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस है. गल्फ कंट्रीज जो है, वहां के लोग, यदि इंडिया ने अलाउ करा, और ये उन्हीं के डेटा से आता है, जितनी कंट्रीज जो है
गल्फ में ये चीजें फॉलो करती हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज जो हैं हेविली रिच हैं, बिकॉज देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन। तो वो इन्वेस्टमेंट भारत भी आ सकता है, दैट सेम इन्वेस्टमेंट कैन कम टू इंडिया, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस, दैट इट कैन लीड टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गल्फ। सो इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस ने एक फिगर दी 2016 में, इफ द आरबीआई प्रपोजल बिकम्स अ रियलिटी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएई, कतर, बहरीन विल फ्लो इनटू इंडिया। ये चीज आएगी, और ये जो है ये कोई छोटा मोटा हम 2, 4, 5, 10, 20, 50 बिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन फ्लो इन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन फ्लो इन। इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा डायरेक्ट आएगा, लोन के रूप में, क्योंकि बैंक्स ये फॉलो करेंगे तो लोन जो लेकर जाएगा हिंदुस्तान से, उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होगी बैंकों की, तो उसके प्रॉफिट के थ्रू पैसा आएगा। जो टावर बुर्ज खलीफा बना रहा है, तो बुर्ज खलीफा वाले ने अगर इंडिया से लोन लिया तो बुर्ज खलीफा को प्रॉफिट होगा, तो इंडियन बैंक को भी प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। इट वुड रिजल्ट इनटू मैक्सिमम डॉलर्स फॉर दिस पर्पस, ये चीज होगी। तो ये पॉजिटिव्स हैं, बिल्कुल पॉजिटिव्स हैं, लेकिन पॉजिटिव्स आर नॉट विदाउट नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स क्या हैं इस चीज के? इस्लामिक बैंकिंग को अगर भारत में अडॉप्ट करा जाए तो उसके क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं? इट माइट रिजल्ट इनटू थिंग्स दैट मे और मे नॉट बी गुड फॉर इंडिया, लाइक इट कैन बी अ conduit फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज, इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत जरूरी है। सो इट कैन ओपन चैनल्स फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स टू चैनल मनी इनटू इंडिया। जो आतंकवादी संगठन है वो किस तरीके से पैसा भारत में लगाया जाए, इन्वेस्टमेंट के रूप में कर सकते हैं, जो कि बाद में हमारी बर्बादी के लिए यूज हो सकता है, तो ये एक नेगेटिव है। उसके साथ साथ इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन, पॉलिटिकल वेपन जहां पे आप देख सकते हैं टू इंट्रोड्यूस, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अपीजिंग मुस्लिम्स। सो ये जो है ये ऑपोजिशन पार्टी यूज कर सकती है कि आप जो है आप एक तबके को जो है या एक रिलीजन या एक फेथ के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं, उनका वोट जीतने के लिए काम कर रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजंस हमारी कंट्री में बहुत बड़े प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ये हर डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है। ऑपोजिशन पार्टी मुद्दा बनाती है, ये एक बड़ा मेजर मुद्दा हो सकता है। उसके साथ साथ एक्सपर्टीज, डू वी हैव एक्सपीरियंस टू फॉलो दिस काइंड ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम? क्या हमारे पास उतना रिक्विजिट एक्सपीरियंस है कि हम इस तरह का बैंकिंग सिस्टम फॉलो कर सके? So lack of experts to develop a proper framework for Islamic banking in India also poses a challenge. ये भी एक चैलेंज है। तो इस तरीके के सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इस्लामिक बैंकिंग को अडॉप्ट करना मुश्किल है। देखिए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस चीज को अडॉप्ट करना मुश्किल है। एक आपको बॉलपार्क फिगर दिखाता हूं, ये देखिए, ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस एसेट्स एक्सपेक्टेड टू रीच $3.7 ट्रिलियन इन 2020। इतना पहुंच जाएगा, ये गल्फ बिजनेस की रिपोर्ट है। तो आप सोच के देखो, मार्केट है, मार्केट इतना बड़ा है, तो अगर आप अलाउ करोगे तो इतना हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 10% तो अट्रैक्ट करेंगे, इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया। तो आप सोच के देखिए कितना फायदा होगा भारत को, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कितने दिखेंगे। सो यस, इट इज बेनिफिशियल। उसके सिवा आप और देखिए, आपको चीजें दिखाते हैं। आप देखो किस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग की फिगर्स बढ़ी हैं 2012 से लेके 2024 तक, जो प्रोजेक्शंस लगाई जा रही हैं, कहां से कहां तक पहुंची है आप देख सकते हैं। 1.76 ट्रिलियन डॉलर्स से होते 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 प्रोजेक्शन 3.69 ट्रिलियन डॉलर्स तक की है। सो इट इज मैसिव, बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है। उसी के साथ साथ ये कुछ और स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि बोलते हैं 50, अगर अलाउ होता है, 51% वुड फेवर जॉइंट पार्टनरशिप विद फिनटेक सोल्यूशन वेंडर्स। तो फिनटेक सोल्यूशन वेंडर्स के साथ ये जॉइंट पार्टनरशिप करने को तैयार होंगे बैंक्स, क्योंकि आज तक फिनटेक सोल्यूशंस है। इसको लिंक करेंगे इससे। 52% of respondents said that Islamic banking industry is at par with conventional banking industry। तो ये at par ही है, मतलब उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री है जितनी कन्वेंशनल बैंकिंग जिसमें आप और हम डील करते हैं। तो इसका मतलब कोई बहुत फर्क नहीं है, इट डजंट लीड टू मच ऑफ अ डिफरेंस, ये चीज है। 61% of Islamic banking officials would choose to buy out of the box fintech software। ये मतलब पॉइंट कहने का मतलब ये है कि ये सब पॉसिबिलिटीज है, इसका मतलब बैंक चल रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, इसलिए है ना फिनटेक में अपॉर्चुनिटीज, इसलिए तो ये इतनी आगे जाएंगे। दैट इज व्हाई दे वुड गो अहेड। तो ये सारी चीजें लॉकडाउन में दिखाता है। लॉकडाउन में कितनी चली इस्लामिक बैंकिंग, देखो कितने लोगों ने लोन लिया बिजनेस करने के लिए, ज्यादा लोन लिया लॉकडाउन में, इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ ज्यादा हुई है। लुक एट द सीएजीआर दिया, देखिए सारी जितनी आपकी मुस्लिम कंट्रीज है, कतर में देखो ज्यादा ग्रोथ है, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, टर्की में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, रेस्ट में, तो इन सारे केस, सऊदी में, इन सब में ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखी गई है एज कंपेयर टू टोटल सीएजीआर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एज ऑफ 2020 देयर आर अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 1700 बैंक्स 520 हैं
जिनमें म्यूचुअल फंड्स है अराउंड द वर्ल्ड दैट कंप्लाई विद शरिया प्रिंसिपल्स, इतने ऑलरेडी हैं। इंडिया कैन टेक एन एग्जांपल फ्रॉम जर्मनी, केस स्टडी है जर्मनी की, केटी बैंक, जर्मनी की एक बड़ी कामयाब केस स्टडी है। आप देख सकते हैं इस बैंक का नाम है केटी बैंक, जो कि वन ऑफ द बैंक्स है जो इस्लामिक बैंक का सिस्टम फॉलो करता है। 2015 में एस्टैब्लिश हुआ, तब से इसकी ग्रोथ काफी अच्छी देखी गई है। सो केटी बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इट इज शोइंग ग्रोथ within the Islamic principles, and that is what is functioning, that is what is going well. ये चीज हो रही है। तो इसी को लेके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के तहत हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपना फायदा देख रहे हैं। तो कन्वेंशनल बैंकिंग वर्सेस इस्लामिक बैंकिंग, इसमें ऐसी क्या चीज है, जो क्या डिफरेंस है? एक तो इंटरेस्ट का फर्क तो मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ आपको एक चीज दिखाते हैं दैट इस्लामिक बैंकिंग के जो प्रोस्पेक्ट्स, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म इस रिपोर्ट के तहत दिए हैं। व्हाट आर इट्स things, what are the things that we have to take care of? Outcome of the investigation shows that there is a difference between claim and reality. आप क्लेम करते हो, क्या वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है? इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू क्या सिर्फ पॉजिटिव क्लेम कर सकते हो? क्या वो रियलिटी में बदल सकता है? Islamic banks are more focused on the commercial area and privileged class and individuals and charging high financing cost. क्योंकि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव अचीव पूरी तरीके से नहीं होता। इट इज नॉट अचीव्ड, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाओगे तो इन बैंक्स को भी एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ूंगा और वो आप अभी तक समझ गए होंगे। देयर माइट बी अ नीड फॉर फाइनेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ये भी तो बात है, स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस मतलब बहुत छोटा बिजनेस, एमएसएमई टाइप, हेल्थ, एजुकेशन पर्पसेस। बट इस्लामिक बैंक्स डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर फ्रॉम देयर अवेलेबल प्रोडक्ट स्कीम्स। इनके लिए क्या दोगे या इनसे लोगे क्या रिटर्न में? इस्लामिक बैंक्स आर मोस्टली ऑपरेटिंग इन बिग अर्बन सेंटर्स, छोटे शहरों में, गांव में, इंटीरियर्स में जाओ, जहां पे जरूरत है, जहां पे मास है, जहां पे एक्चुअल दिखेगा कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कैसे करोगे? ये चीज जो है अचीव नहीं हो पा रही है। तो एक रिपोर्ट का यहां पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, एक आधा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। सो इस्लामिक बैंक जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करेगा इन सोसाइटी। जो पीपल हु डू नॉट हैव कैपिटल बट अ गुड आइडिया कैन बी सपोर्टेड बाय इस्लामिक बैंक्स। लेकिन कैपिटल ना होना, गुड आइडिया होना, उसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर लोगे। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे हुई? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे निभा रहे हो? अगर किसी का बिजनेस नहीं है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, तो आप कैसे दोगे? क्या सिस्टम है? किसी को हेल्थ लोन चाहिए, कैसे दोगे? किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोन चाहिए, कैसे दोगे? So an area that has not been researched, it is recommended that this area should be covered, highlighting the achievements or shortcomings of Islamic banks in this area. कि social responsibility का फैक्टर जो है वो कवर नहीं हुआ है। तो हम जो है यही चीज कंक्लूड कर सकते हैं that they are not able to highlight their social objectives with respect to operations and functions, which is the problem. And the future research shows that where the social objectives of Islamic banking are highlighted, a clear differentiation between conventional banks and Islamic banks is there. Conventional banks social objective के थ्रू गरीबों को लोन दे रहे हैं, कमी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, सब्सिडाइज पे दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं। यहां तो वो ऑप्शन नहीं है, या वो ऑप्शन कैसे अचीव हो रहा है उसके बारे में पता नहीं। सो वी शुड नॉट बी लुकिंग एट वन साइड ऑफ द कॉइन, हमें दोनों पहलू देखना जरूरी है। और यहाँ पे जो तीसरी आंख है, जो बैंक की तीसरी आंख है, जो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो क्या है? वो ये है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंगल। जहां पे पूरी दुनिया के बैंक्स जो है वो एनपीए से होते हुए गुजर रहे हैं, हाई एनपीए से होते हुए गुजर रहे हैं, जहां पे डिफॉल्टर्स देश छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, लंदन जाके रहते हैं, कनाडा जाके रहते हैं, मोस्टली यूके जाके रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। जहां पे बीसीबीएस, बाज़ल नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, बाज़ल नॉर्म्स 1, 2, 3 कि इतना करो, इतना करो, इतना आप एडिक्वेसी कैपिटल रेशो रखो, इतना ये चीज रखो, सीआरएआर बनाओ 9%, 10%, 11%। वहां पे इस्लामिक बैंक्स इंटरेस्ट के बिना प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। एनपीए एंगल कैसे एक्सप्लोर किया जाए? क्या मिडिल ईस्ट में एनपीए नहीं होता होगा, या सिर्फ प्रॉफिट या अमीरों के लिए है? सोचने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। और ये जो पूरी पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। दिस इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम हैंडल, दिस इज द नेम ऑफ इट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।